हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना जो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है 22 नंबर रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। तो देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। तो के स्टूडेंट्स, ये जो आपके चैप्टर है इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक समन्वय, यानी शरीर के अंदर ग्रंथियों के द्वारा हार्मोनों को स्रावित करके जो रासायनिक कार्यक्रम द्वारा शरीर का कंट्रोल किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? रासायनिक समन्वय। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में मुख्य रूप से। तो पहले थोड़ा सा हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां होती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मानव शरीर के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। एक वो ग्रंथियां जो एंजाइमों का स्राव करती है, उन्हें बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। एक होती है वो ग्रंथियां जो हार्मोनों का स्राव करती है, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और एक वो ग्रंथियां जो एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालती है, उन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। तो देखिए, मानव शरीर में ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। तीन प्रकार की ग्रंथियां हैं। वे ग्रंथियां जो हार्मोनों का स्राव करती है, क्या कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। फिर बहिस्रावी, वे ग्रंथियां जो एंजाइमों का स्राव करती है, क्या कहलाती है? बहिस्रावी ग्रंथियां। और मिश्रित ग्रंथियां, नाम से ही पता चल रहा है, जो एंजाइम भी निकालेगी और हार्मोन भी निकालेगी, उन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहेंगे। वे ग्रंथियां जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है, क्या कहलाती है? मिश्रित ग्रंथियां। अब हम देखते हैं हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां है, कौन सी बहिस्रावी और कौन सी मिश्रित ग्रंथि है। तो देखिए, उदाहरण है अंतःस्रावी ग्रंथियों के। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो ये 1 2 3 4 5 6 प्रकार की जो है आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है? यकृत, लार ग्रंथि जो लार का स्राव करती है, श्लेष्मा ग्रंथि जो श्लेष्मा का स्राव करती है, दुग्ध ग्रंथि जो दूध का स्राव करती है, स्तनधारियों के स्तनों में पाई जाती है,
उसके अलावा आंसू ग्रंथि, तो ये ग्रंथियां क्या है, बहिस्रावी है जो एंजाइमों का निर्माण करती है। और हमारे शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसा अंग है जो ग्रंथि की तरह काम करता है, एंजाइमों का निर्माण करेगा तो वो बहिस्रावी कहलाता है, और जब हार्मोनों का निर्माण करता है तो अंतःस्रावी कहलाता है। यानी ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का निर्माण करता है, इसलिए अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया था, अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव क्या कहलाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव कहलाता है हार्मोन। और ये जब ग्रंथियां हार्मोनों का निर्माण करती है तो ये किसी नलिका में नहीं डालती है, बल्कि सीधे ही रक्त के अंदर डाल देती है हार्मोनों को, यानी इनमें कोई नलिकाएं नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको नलिका रहित ग्रंथियां भी कहा जाता है। तो देखिए ये ग्रंथियां हार्मोनों को
सीधे रक्त में ही डालती है, सीधे रक्त में डालती है, क्योंकि इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें नलिका रहित ग्रंथियां भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें नलिका रहित ग्रंथियां भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन निकालेगी, नहीं निकालेगी, कब निकालेगी, कैसे निकालेगी, तो उस सब का कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और सब अंतःस्रावी ग्रंथियों पर कंट्रोल करने वाली मुख्य ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। और पीयूष ग्रंथि पर भी कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोथैलेमस द्वारा, हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि। नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस के द्वारा दो प्रकार के हार्मोनों का स्राव किया जाता है। एक होता है मोचक हार्मोन और एक होता है निरोधी हार्मोन। तो देखिए, मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोचक हार्मोन
और दूसरे होते हैं निरोधी हार्मोन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मोचक हार्मोन किसे बोला जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा वे हार्मोन, हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित वे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? मोचक हार्मोन। और वे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए रोकते हैं, विरोध करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? निरोधी हार्मोन। तो देखिए, वे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्या कहलाते हैं? मोचक हार्मोन। जैसे हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव करने के लिए प्रेरित करता है। हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। फिर दूसरा आता है निरोधी हार्मोन। वे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोनों का विरोध करते हैं, क्या कहलाते हैं? निरोधी हार्मोन। जैसे पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन निकलता है सोमेटोट्रोपिन, जो शरीर की वृद्धि करवाने में सहायक होता है, और उस हार्मोन का विरोध करने वाला जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। तो जैसे उदाहरण, हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का विरोध करता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस किया। अब हम जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं पीयूष ग्रंथि। देखिए पीयूष ग्रंथि को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा भाग है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, दो भाग है इसके। एडिनो हाइपोफाइसिस को के दो भाग सम्मिलित है, कौन कौन से? अग्र पीयूष ग्रंथि या इसे पार्स डिस्टेलिस बोला जाता है, और मध्य पीयूष ग्रंथि। इसे पार्स इंटरमीडिया बोला जाता है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस में आती है पश्च पीयूष ग्रंथि। इसे कहा जाता है पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा। तो इस प्रकार पीयूष ग्रंथि के तीनों भाग होते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि, मध्य पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि और मध्य पीयूष ग्रंथि को सम्मिलित रूप से बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो न्यूरो पश्च पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इन पीयूष ग्रंथि के तीनों भागों के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्राव किए जाते हैं? तो देखिए स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं। मध्य पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक ही स्रावित हार्मोन होता है मेलेटोनिन या मेलेनोसाइट हार्मोन। इसके द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है वेसोप्रेसिन। देखिए जो पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा हार्मोन दोनों स्रावित हो रहे हैं, इन दोनों हार्मोनों का निर्माण तो हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन स्राव और संग्रह कौन करती है? पश्च पीयूष ग्रंथि। मध्य पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक ही हार्मोन का स्राव होता है मेलेनोसाइट, और अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन होते हैं गोनेडोट्रोफिन, पुट्टी का प्रेरक हार्मोन, ये गोनेडोट्रोफिन में आ जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सॉरी प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, और थायराइड प्रेरक हार्मोन। तो इस प्रकार पीयूष ग्रंथि के तीनों भागों के द्वारा कई हार्मोनों का निर्माण किया जाता है। पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो दोनों हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, तो इसमें ध्यान रखना ये दोनों हार्मोन, इन हार्मोनों का निर्माण तो हाइपोथैलेमस करता है, और हाइपोथैलेमस इन दोनों हार्मोनों को निर्मित करके पश्च पीयूष ग्रंथि में डाल देता है। फिर पश्च पीयूष ग्रंथि इन हार्मोनों का संग्रह करती है और उन्हें शरीर के अंदर स्रावित करती है। नोट कर लीजिए।
तो अब हम जो ये तीनों ग्रंथियां इनके द्वारा जो हार्मोन है इनका कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोनों के कार्य। और इनमें सबसे पहला जो है वो है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। देखिए फ्रेंड्स, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन किसे को बोला जाता है? गोनेड्स किसको बोला जाता है? जनन अंगों को बोला जाता है। तो वह हार्मोन जो जनन अंगों पर कार्य करते हैं, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बनाए रखते हैं, वो हार्मोन क्या कहलाते हैं? गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। वे हार्मोन जो जननांगों पर कार्य करते हैं तथा उनकी क्रियाविधि को संतुलित बनाए रखते हैं, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कहलाते हैं। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है। फिर दूसरे प्रकार के प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये हार्मोन स्तन ग्रंथियों पर कार्य करते हैं तथा दुग्ध निर्माण को प्रेरित करते हैं। तीसरा है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। हड्डियों की वृद्धि करवाने वाला हार्मोन, हड्डियों की वृद्धि करवाता है। ठीक है। तो ये जो टोटल 4 प्रकार के हार्मोन मैंने बताए, गोनेडोट्रोफिन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, सोमेटोट्रोफिन हो गया। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे थायराइड प्रेरक हार्मोन। तो पहले इनको नोट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो अगला हार्मोन है थायराइड प्रेरक हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है किसको प्रेरित करेगा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है थायराइड प्रेरक हार्मोन।
और ये थायराइड ग्रंथि पर काम करता है और उसे हार्मोन को स्राव करने के लिए प्रेरित करता है। तो दूसरी ग्रंथियों पर भी ये ग्रंथि कंट्रोल करने का काम करती है, खुद अंतःस्रावी ग्रंथि है फिर भी दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो देखिए अगला हार्मोन है थायराइड प्रेरक हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है थायराइड ग्रंथि को क्या करता है, प्रेरित करता है ये हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, आगे पॉइंट लगा स्टार लगा के लिखना, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट पॉइंट, पीयूष ग्रंथि का वजन 0.5 ग्राम तथा आकार मटर के दाने के समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पीयूष ग्रंथि शरीर की अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण का कार्य करती है। इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पीयूष ग्रंथि के पॉइंट नोट कर लीजिए। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसका वजन होता है 0.5 ग्राम और आकार होता है मटर के दाने के समान। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित रहती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, और थायराइड प्रेरक हार्मोन किस ग्रंथि को प्रेरित करता है, थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है। किस लिए, हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए इसको बोला जाता है थायराइड प्रेरक हार्मोन। तो ये पीयूष ग्रंथि के पॉइंट थे, नोट कर लीजिए।
तो ये अग्र पीयूष ग्रंथि के हमने हार्मोन देखे। अब हम देखते हैं मध्य पीयूष ग्रंथि के। मध्य पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा था? मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, मेलेनोसाइट हार्मोन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हार्मोन क्या काम करता है? ये हार्मोन हमारे शरीर में त्वचा के अंदर मेलेनिन वर्णक युक्त कोशिकाएं पाई जाती है, जो त्वचा का रंग निर्धारण का काम करती है। वो कोशिकाएं अगर मेलेनिन वर्णक का निर्माण ज्यादा करती है तो त्वचा का रंग ज्यादा गहरा हो जाता है, यानी काला हो जाता है। अगर वो कोशिकाएं नॉर्मल मात्रा में मेलेनिन वर्ण का निर्माण करती है तो नॉर्मल कलर रहता है। अगर वो कोशिकाएं मेलेनिन वर्ण का निर्माण बहुत कम करती है तो त्वचा का रंग ज्यादा है, वो गोरा रहता है। तो उन मेलेनिन वर्णक बनाने वाली कोशिकाओं पर कौन सा हार्मोन काम करता है? मेलेनोसाइट हार्मोन काम करता है और त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। तो देखिए, यह हार्मोन त्वचा की मेलेनिन कोशिका पर यह हार्मोन त्वचा की मेलेनिन वर्णक बनाने वाली कोशिकाओं पर कार्य करता है तथा त्वचा के रंग निर्धारण का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि, यानी मध्य पीयूष ग्रंथि के द्वारा तो एक ही हार्मोन निकाला जाता है, मेलेनोसाइट हार्मोन, और ये हार्मोन मेलेनिन वर्णक वाली कोशिका पर काम करके त्वचा के रंग निर्धारण का काम करता है। फिर हम देखते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि। मैंने आपको बताया था पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा दो हार्मोनों का स्राव किया जाता है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन तथा वेसोप्रेसिन। देखिए, ये जो दोनों हार्मोन है इनका निर्माण तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, और संग्रह और स्राव कौन करती है? पश्च पीयूष ग्रंथि करती है। तो इसमें पॉइंट, इन हार्मोनों का निर्माण तो हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है, जबकि संग्रह और स्राव पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है। संग्रह और स्राव पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है। आया समझ में? तो ध्यान रखना है कि हार्मोनों का निर्माण तो कौन करेगा? हाइपोथैलेमस, और संग्रह और स्राव करती है पश्च पीयूष ग्रंथि। नोट कर लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पीयूष ग्रंथि के कार्यों को, उसके हार्मोनों को देख लिया। अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके कार्य, मध्य पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके कार्य, तथा इसी प्रकार पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा निर्माण तो नहीं किया जाता है हार्मोनों का, लेकिन संग्रह और स्राव किया जाता है। दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, जो उनका निर्माण कहाँ होगा, हाइपोथैलेमस में, और संग्रह और स्राव किसके द्वारा होगा, पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा। हम इन दोनों के कार्य भी देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है और वेसोप्रेसिन हार्मोन क्या काम करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण तो प्रोलैक्टिन ने करवा दिया, लेकिन उसको स्तनों से स्राव करवाने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। इसलिए इसको दुग्ध श्रावण हार्मोन भी कहा जाता है। उसके अलावा प्रसव पीड़ा के समय ये गर्भाशय की भित्तियों पर कार्य करता है और उनको संकुचन के लिए प्रेरित करता है, इसलिए इसे प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहा जाता है। यानी बच्चे के जन्म के समय जो माँ के पेट में दर्द उत्पन्न होता है वो किस हार्मोन के कारण होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण। फिर आता है वेसोप्रेसिन। ये हार्मोन होता है वो हमारी किडनी वृक्क की दूरस्थ नलिका पर काम करता है और वहां पर जल और आयनों के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यह हार्मोन स्तन ग्रंथियों पर कार्य करके उन्हें दुग्ध स्राव के लिए प्रेरित करता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन को दुग्ध स्राव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ये पहला काम हो गया। फिर दूसरा यह है गर्भाशयी भित्ति पर कार्य करके प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है, जिसके कारण प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। इसलिए इस हार्मोन को प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं, प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक तो स्तन ग्रंथियों पर कार्य करता है और स्तन ग्रंथियों पर काम करके उन्हें किसके लिए प्रेरित करता है, दुग्ध को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है ताकि शिशु का पोषण हो सके। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन को दुग्ध स्राव हार्मोन भी कहते हैं। उसके अलावा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है गर्भाशय की भित्ति में क्या करवाता है, संकुचन करवाता है, यानी गर्भाशय भित्ति पर कार्य करके प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन को क्या करता है, प्रेरित करता है, जिसके कारण प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। और इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या बोला जाता है, प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर वेसोप्रेसिन हार्मोन, यह हार्मोन वृक्क की दूरस्थ नलिका पर
कार्य करता है तथा जल और आयनों का, जल और लवणों का संतुलन बनाए रखता है। यानी जैसा कि मैंने आपको किडनी की जब हम पढ़ रहे थे उत्सर्जन तंत्र मानव में, उसमें मैंने आपको बताया था कि वृक्क की दूरस्थ नलिका में जल का मतलब चयनात्मक अवशोषण होता है या स्राव होता है। यानी अगर मूत्र के साथ पानी की ज्यादा मात्रा जा रही है, शरीर में पानी कम है, तो ये हार्मोन पानी को वापस खींच लेता है, और अगर मूत्र में पानी कम है, शरीर में ज्यादा, तो ये मूत्र में पानी को स्रावित कर देता है। यानी इस प्रकार ये निगरानी करता रहता है बैठा बैठा कि अगर मूत्र पील पतला है तो पानी को खींच लो, अगर सांद्र ज्यादा है तो उसमें पानी को डाल दो। तो ये किस का स्थान पर काम करता है? ये स्रावित तो पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। देखिए ये हार्मोन का क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण हाइपोथैलेमस द्वारा, स्राव पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा, और काम करता है ये किडनी या वृक्क की दूरस्थ नलिका पर। ऑक्सीटोसिन का निर्माण हाइपोथैलेमस द्वारा, स्राव पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा, और काम करता है स्तन ग्रंथियों पर और गर्भाशय की भित्ति पर। तो ये पश्च पीयूष ग्रंथि के हार्मोन थे। तो इन सब हार्मोनों के बारे में हमने पढ़ लिया, अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, मध्य पीयूष ग्रंथि के हार्मोन और पश्च पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। और इसके साथ ही हमारी पहली अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां बचती है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अधिवृक्क, पीनियल, उन सब को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।